डियर स्टूडेंट्स, चले हम शुरुआत करते हैं आज. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड पोम ऑफ योर इंग्लिश, Hornbill. We are doing all its chapters. We have done some 3 chapters, and this is the poem in the third chapter. Its name is The Laburnum Top. Laburnum Top is written by a famous American poet. If we compare him with an English poet, then I should compare him with विलियम वर्ड्सवर्थ. तो मैं इसे विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ कंपेयर करूंगा क्योंकि वो भी नेचर पोइट था और ये भी नेचर के बारे में ही ज्यादा लिखता था. इसका नाम था टेड ह्यूज. इसे ह्यूज नहीं पढ़िएगा, टेड ह्यूज पढ़िएगा. तो लुबर्नम क्या होता है? लुबर्नम, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक पेड़ होता है. उर्दू में, हिंदी में इसे कहते हैं अमलतास का पेड़. और ये जो नीचे आप शक्ल देख रहे हैं, ये है टेड ह्यूज. ये एक अमेरिकन पोइट थे, याद रखिएगा. ही वाज एन अमेरिकन पोइट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. So far this poem is concerned, what is there in the poem? The poem has two main things in it. There is a relationship between the laburnum top, the laburnum tree, and a bird which is on your screen. Uska naam hai goldfinch. So there in the poem we have to discuss the relationship between laburnum tree and goldfinch. goldfinch के आने से कैसे laburnum tree जो है, गोल्डफिश ने अपना घोंसला जो है और अपने बच्चे जो है, अपने ऑफस्प्रिंग जो है, वो रखे हैं इसी लुबर्नम ट्री पे. लेकिन जब गोल्डफिश वहां पे नहीं होती है तो लुबर्नम टॉप जो है या लुबर्नम ट्री जो है, ये बहुत सैड होता है. इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी सॉरो, इट्स फीलिंग वेरी सॉरो. तो ये सारी चीजें जो होती है वो इस लुबर्नम ट्री के साथ होती है. अदरवाइज जब गोल्डफिंच इसके पास आती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है. तो द पोएम स्टार्ट्स विद अ pessimistic note, with a negative feeling, and it ends with a negative feeling. However, when we look in the middle of the poem, we see that there is a lot of happiness going on. There is a lot of optimism in the poem, in the middle lines, rather than at the first and rather than at the beginning and the end of the poem. Now let's move forward. We will see what are the main things in the poem. We see that the tree is yellow. Let me tell you, laburnum tree जो होता है, इसके जो leaves होते हैं, that are poisonous, that are yellow colored. And ये जो tree है, ये बड़ा silent है, ये death like है, ये खत्म हो गया है. It does not want to live as if. और जो bird है, ये bird जब आता है, ये goldfinch जब आता है, तो वो इस ट्री में जान भर देता है अपनी प्रेजेंस से और अपने यंग वंस से. जो इसके यंग वंस वहां पे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो इसके होते हैं, ये बर्ड ने अपना शेल्टर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अपना वहीं पे बनाया है उसी लुबर्नम ट्री पे. और उसके साथ साथ ये फीड उनको कराता है अपने बच्चों को, ये बर्ड गोल्डफिंच. ठीक है. लेकिन जब बर्ड लीव करता है तो फिर से वही परेशानी इस ट्री को आ जाती है. ये साइलेंट हो जाता है, ये डेथ लाइक हो जाता है. This shows the relationship between that when two people meet, they become happy. When one is alone, तो उसमें उसको परेशानी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है. Now let us discuss the title. Now let us discuss the text of the poem. The first stanza is the laburnum top is silent. Laburnum top is silent. ये खामोश है laburnum top. ये laburnum top जो है silent, quite still, no movement. It does not do any movement. It is quite still. बिल्कुल still है ये. It is Q-U-I-T-E, which means altogether. Q-U-I-E-T quite means chup. But it's not chup, it is altogether still. It बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल no movement कर रहा है. That means the poem starts with a pessimistic note. याद रखिएगा, the poem negative से start हो रही है, negative feeling से start हो रही है. Laburnum top बिल्कुल परेशान है. ये कब हो रहा है? इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट. ये तब की बात है आफ्टरनून में, जब येलो सितंबर चल रहा है, उसकी सनलाइट जो है वो पड़ रही है लुबर्नम ट्री पे, और ये येलो कलर की सनलाइट है ऑब्वियसली. तो ऑटम चल रहा है, सितंबर इज ऑटम. अ फ्यू लीव्स येलोइंग. नाउ ओनली अ फ्यू लीव्स हैव येलो वुड. तो कुछ ही लीव्स जो है वो येलो हो गए हैं, और बाकी जो है ऑल इट सीड्स फॉल. लेकिन जो वो सीड्स होते हैं पेड़ पे वो गिर गए हैं. दे हैव ऑलरेडी फॉलन. हम आगे मूव करते हैं. सेकंड सेंटेंस में लिखा है टिल द गोल्डफिश.
अब ये खामोश, ये परेशान, ये सिट्रस कब तक है? टिल द गोल्ड फिश कम, जब तक ना गोल्ड फिश आए विद अ टिविचिंग चर्प। अब इंग्लिश इज अ वेरी रिच लैंग्वेज, सो टिविचिंग चर्प, टिविचिंग होता है वो हाई पिचड साउंड, चर्प होता है चहचहाना, तो हाई पिचड साउंड से वो चहचहा रही है, टिविचिंग चर्प, ओके, दैट इज हेयर टिविचिंग चर्प। तो हाई पिचड साउंड से वो चहचहा रही है गोल्ड फिंच, और वो इसी पेड़ पे आई, अमलतास पेड़ पे, इस लुबरनम ट्री पे। अ सडननेस, और इसी वजह से इस ट्री पे एक सडननेस सी हो गई, अचानक कोई चीज आ गई और सडननेस हो गई। अ स्टार्टलमेंट, सारा दरख्त, सारा सारे वो इसके ऑफ स्प्रिंग चौंक उठे, कौन आया कौन आया कौन आया, एट अ ब्रांच एंड, और ये कहाँ पे आई? एट द ब्रांच एंड, ब्रांच एंड पे, ब्रांच एंड पे ये आई गोल्ड फिंच। देन स्लीक एज अ लिजर्ड, और फिर वो लिजर्ड की तरह धीरे धीरे स्लीकली एंड अलर्ट, बट अलर्ट एट द सेम टाइम, धीरे धीरे तो आई, बट इट डजंट मीन दैट शी इज inactive, she is very active, she knows how to protect her family, and abrupt, और तेजी से भी, abrupt, quick, she enters the thickness and she goes deep down into the tree where she had made that घोंसला जो है, उसका नेस्ट जो है वो बनाया है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और इसी टाइम पे क्या हो गई, एक मशीन जैसी स्टार्ट हो गई, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। इसके बाद क्या हो गया काम, मशीन स्टार्ट्स अप, ये क्या मतलब है मशीन स्टार्ट? उसके ऑफस्प्रिंग जो है, उसके बच्चे जो है गोल्ड फिश के, उन्होंने शोर करना स्टार्ट किया, उन्होंने कहा माँ आ गई माँ आ गई माँ आ गई एंड ऑल दैट। वो खुश हो गए, दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज माँ आ गई। So goldfinch, Ma is another important thing in this very poem. माँ कितना करती है अपने बच्चों के लिए, she does all kinds of job, she does all kinds of core usual day things वो करती रहती है, और फिर वो लाती है खाना and all that। तो माँ is an important thing in this very poem, mother is an important thing. Sleek as a lizard जो है, this is a there is a poetic device which is called a simile when we compare two things, ये तो आपको पता ही होगा, हजार बार पढ़ा होगा। Of chitterings, उन्होंने चिटरिंग स्टार्ट की, वही हाई पिचड साउंड, वही कहना, वही चहचहाना स्टार्ट किया, एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स, और उनके जो विंग्स है वो फड़फड़ाने लगे, एंड ट्रिलिंग्स, और वो भी आवाजें होती है, चहचहाना होता है। हम आगे बढ़ते हैं। Now not only the birds tremor or trillings or chitterings, no, but the whole tree trembles. Even this tree here, you can look at it, this again shows us that this also starts to tremble, this also starts to thrill, it is excited that goldfinch has come to its own nest. Okay, it is the engine of her family. This goldfinch is the engine of her family, the way mother is the engine of our family, जैसे माँ हमारी फैमिली की इंजन होती है, similarly this is the engine of her family। ठीक है, ये गोल्ड फिंच, she stokes it full। what does the word stoke mean? Now what does the word stoke mean? Stokes means to give fuel, to give fuel, तो फ्यूल देने को हम स्टोक्स कहते हैं। देन फ्लर्ट्स आउट टू ब्रांच एंड, फिर वो ब्रांच एंड पे चली जाती है, और इसके बाद क्या होती, फ्लर्ट्स आउट, फ्लाइज आउट टू द ब्रांच एंड, शोइंग हर बैरिड फेस आइडेंटिटी मास्क। क्या मतलब है इसका? ये जो गोल्ड फिंच होती है, उसका काला धब्बा होता है उसके हेड पे, उसके एक काला धब्बा होता है, बाकी वो सारी येलो होती है, और थोड़े से विंग्स उसके ब्लैक होते हैं। तो ये काला धब्बा, ये जो ये काला सा है उसके चेहरे पे, उसके हेड पे, तो ये एक आइडेंटिटी मास्क है। तो ये वो आइडेंटिटी मास्क थी। अब ये कैसे आइडेंटिटी मास्क होगा, कैसे? क्योंकि लुबरनम ट्री इटसेल्फ इज येलो, और उसके बाद ये जो गोल्ड फिंच है ये भी येलो है, तो वो नहीं दिखती है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स हर टू रिमेन अवे फ्रॉम the predators, that she does not want to become a prey, वो prey नहीं बनना चाहती, इसलिए वो अवे रहती है predators से। और laburnum tree is best for her, why? Because एक तो ये poisonous है, दूसरा इसका भी येलो कलर है, और गोल्ड फिश का भी येलो कलर है, तो इससे गोल्ड फिश नहीं दिखती है। लेकिन कब दिखती है वो तब दिखती है जब वो अपना वो बैरिड फेस आइडेंटिटी मास्क दिखाती है, वो जो उसका वो काला सा, बैरिड मींस ब्लैक, वो जो वो ब्लैक सा फेस उसका दिखता है, जो उसका एक आइडेंटिटी मास्क है, तब
जाके वो दिखाई देती है। हम आगे बढ़ते हैं। देन विद ईरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स, और फिर वो विसल चिरप विस्परिंग्स करती है, धीरे धीरे वो विस्परिंग करती है और विसल चिरप करती है, चहचहाती है, धीरे धीरे चहचहाती है। डेलिकेट नाजुक सा होता है और ईरी और स्ट्रेंज भी होता है। तो वो चहचहा के वो क्या कर, शी लॉन्च्स अवे, शी लॉन्च्स अवे। नाउ द वर्ड वो लॉन्च मींस हियर फ्लाइज, सो शी flies away, she flies away towards the infinite. Infinite here means sky. Now you can see infinite means sky. Now you can see that we had some words in here, like we have launch, like we have stokes it full, like we have other words like that. So all these words, let me tell you, all these words are some mechanical words. So there is the use of mechanical language. We can say the Ted Hughes has, we can say that Ted Hughes has used mechanical language in the poem, mechanical language in the poem. So Ted Hughes has used mechanical language in the poem. Remember that. Okay, so let's move forward. So we here can say that mother is an important uh, thing in this very poem. Themes are autumnal change. You know, autumn. There is a change. There is a shift that we have to all. Everybody has to, you know, die. Everybody has to move away from this world. Everybody has to go away from this world. So the transience of natural beauty. The second important thing is that the natural beauty, like laburnum top, its seeds are falling, or all these things, वो चीजें हो रही है, and it tells us that natural beauty जो है वो उम्र भर नहीं रहेगी, इट इज ट्रांजिएंट, इट इज टेम्परेरी, वो खत्म होने वाली है। एक इंसान जो है यूथफुल होता है लेकिन बाद में ही हैज टू सफर द ओल्ड एज एंड ही हैज टू पास अवे। The poem also depicts a symbiotic relationship between the mother goldfinch and her young ones. The mother bird feeds her young, assuring them of her presence. The poem highlights the mother's caring nature. ये important बात है, mom जो है बहुत caring होती है. It is the engine of her family that is written in the poem, and the values of motherly care, कि माँ कितना केयर कर सकती है और अफेक्शन कितनी कर सकती है अपने बच्चों के साथ। शुक्रिया, थैंक यू। आई होप आपको पसंद आई होगी पोम। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको। थैंक यू।